इससे पहले हम काफी टॉपिक्स अपने जितने भी सेल के हैं सब कुछ कवर कर चुके हैं। जब सेल के बारे में सबकी सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उन सबके बारे में बात कर चुके हैं। अब फाइनली हम बात करेंगे सेल डेथ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे कि कोई भी सेल है, जैसे हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं किसका, आरबीसी का। हमें पता है कि उसकी जो लाइफ स्पेन है वो 180 डेज है। क्यों 180 डेज है? हमने पढ़ा था सिर्फ एक एक बॉडी में केवल एक ही सेल है जिसका एक्सेप्शन है, जो जिसकी डेथ नहीं होती। वो क्या थे? हमारे न्यूरॉन्स थे। तो 180 डेज लाइफ स्पेन क्यों है? उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर वो सेल खत्म हो रहा है, अगर हमारे बॉडी में आरबीसी है और आरबीसी अगर 180 डेज में खत्म होती जाएंगी तो हमारे बॉडी में तो आरबीसी की काउंटिंग कम होती जानी चाहिए, हमें अनीमिया हो जाना चाहिए। फिर हमारे बॉडी में वो चीज रेगुलेट कैसे होती है? तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में सेल मरते हैं, लेकिन जितने अमाउंट में मरते हैं उतने अमाउंट में सेल ग्रोथ भी कर रहे होते हैं, बन भी रहे होते हैं। वो मरते भी जाते हैं और साथ साथ बनते भी जाते हैं। सबका अपना अपना एक लाइफ स्पेन का पीरियड है। लाइफ स्पेन का पीरियड किस बेस पे डिसाइड कराए कि ये उसका पर्टिकुलर लाइफ स्पेन का पीरियड होना चाहिए? क्यों? दो चीजों पर। एक तो उनके फंक्शन पर, कि उनका फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर सेल के सबके अलग अलग फंक्शन है। जैसे आरबीसी का अलग फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का अलग है, प्लेटलेट्स का अलग है। पर्टिकुलर ऑर्गन्स के जो अपने अपने उनके वर्क है उन सबका अलग अलग फंक्शन है। जस्ट अ सेकेंड, कोई ऐप खुल गया। अभी विजुअल है बुक। यस सर। सबका अपना अपना दो काम है, मेन है। एक उनका, एक तो पहले फंक्शन, कि उनका जो फंक्शन है वो अपना काम अपना कंप्लीट कर गए तो वो सेल क्या होंगे? अब सेल अब खुद सेल सुसाइड कर। देखो, दो चीज में अंतर समझना है। डेथ में दो मतलब होते हैं। क्या मतलब होता है? कोई भी आदमी मरता है, कोई भी मरता है तो दो चीजों से, या तो वो खुद से मर गया या उसको किसी ने मार दिया। दो ही तो डेथ होती है। एक तो नेचुरल है कि वो खुद से मर गया, और एक कैसी है? अननेचुरल। यही दो तो प्रोसेस है। सेम इसी तरीके से सेल में भी कोई प्रोसेस होती है। क्या कि उसकी भी डेथ इसी दो तरीके से होती है। क्या? एक तो वो खुद से मर जाए, तो उसको मालूम है कि उसका काम कंप्लीट हो गया, वो मर गया। या फिर ये कि कोई ना कोई और दूसरी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसने उस पर्टिकुलर सेल की डेथ करवा दी। अब हम दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रोसेस, कि ऐसा क्यों होता है कि सेल खुद को क्यों मार रहा है, और अगर सेल खुद को मार रहा है तो उससे बॉडी में क्या फर्क पड़ रहा है। अगर पर्टिकुलर सपोज अगर ये बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं लाइनिंग में, तो ऐसा तो नहीं कि सारे सेल्स एक साथ मरेंगे। कोई पर्टिकुलर सेल्स है, जैसे ये वाला सेल मर रहा है, तो ये अपने जो पास वाला उसका नाइबोरिंग सेल्स है जिसके साथ वो अटैच है उस पर क्या असर डाल रहा है। कोई भी अगर तीन चार सेल्स, मैं सपोज करो, मैं तो बस एक ऐसी काउंटिंग बोल रहा हूँ कि चार सेल एक साथ अटैच हैं और सबकी लाइफ स्पेन ड्यूरेशन अलग अलग है। अगर उसमें से एक सेल मरता है तो वो अपने बगल वाले सेल पे क्या असर डाल रहा है? कुछ ना कुछ तो असर डाल रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं सब एक दूसरे की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़कर ही तो टिश्यू बनाते हैं। तो जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए फिर एक दूसरे पर। तो वो क्या फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे। तो हर पॉइंट को हम एक एक करके कवर करते जाएंगे। सेल डेथ में दो प्रोसेस इसमें देके रखी है आपके पास। एक तो देके रखी है इन्होंने एप्टोसिस, और एक इन्होंने देके रखी है नेक्रोसिस। हम पहले पढ़ेंगे एप्टोसिस। एप्टोसिस का सीधा सा मतलब है क्या, कि सेल अपनी मर्जी से मरता है। मैंने बोला ना, दो ही बातें बताई कि या तो अपनी मर्जी से मरेगा या उसको कोई मार देगा। तो जो नेक्रोसिस प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, कि पर्टिकुलर कोई कोई भी ऐसा इवेंट हुआ। दो इवेंट होते हैं, आप हमेशा याद रखिए, दो इवेंट होते हैं। एक इंट्रा सेल्युलर इवेंट होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्युलर इवेंट होता है। अगर सेल अपनी मर्जी से मर रहा है तो सेल विद इन सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, स्ट्रक्चर थे, वो खुद को खत्म करेंगे। यानी जो ये डेथ होगी वो इंट्रा सेल्युलर होगी, यानी सेल खुद को खत्म करेगा। अगर वही सेल को कोई बाहर का स्ट्रक्चर आके खत्म करे, यानी कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर आके चीज खत्म करे, तो आप उसको फिर क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। यानी वो जो डेथ है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। अगर सेल खुद को इंट्रा सेल्यूलरी खत्म कर रहा है तो वो नॉर्मल है, और अगर कोई बाहर की चीज आके उसे खत्म कर रही है तो वो डेथ क्या है? एबनॉर्मल डेथ है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रा सेल्यूलर डेथ। यानी एप्टोसिस को हम क्या बोल सकते हैं?
कि पर्टिकुलर व्हेन सेल डाइज इटसेल्फ, या सिंपल वर्ड में बोले कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स है, सेल के मैट्रिक्स है, सेल के न्यूक्लियस, जो भी जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स है, वो सब क्या कर रहे हैं, खुद को खत्म कर रहे हैं इंट्रासेलुलरली। कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, वो सब हम बिल्कुल अभी वेल डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि एप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है। एप्टोसिस, अब मैंने बोला कोई भी चीज है अपने आप को खत्म कर रही है तो इस तरीके से खत्म नहीं करेगी कि उसने आया और अपने आप को खत्म कर दिया। अगर वो उस तरीके से डेथ कर लेगी तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड में बोला कि सारे सेल्स एक दूसरे से लिंकेज है। अगर पर्टिकुलर एक कोई भी एक सेल एबनॉर्मल डेथ करेगा तो उसका रिस्पॉन्स बगल वाले सेल पर आना है। यानी अब सेल को, अभी हम मैं जो भी डेथ की बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा किसकी, एप्टोसिस की। यानी अभी नेक्रोसिस जो एबनॉर्मल है उसको हटाओ, जो नॉर्मल प्रोसेस है जो सेल खुद से मरता है उसकी, अब हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, सिर्फ उसी को माइंड में रखो और मैं जो भी बात करूंगा उससे रिलेटेड ही करूंगा। अब ये चीज इसमें जो बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि ये डेथ है, ये प्रोग्राम्ड रहती है। तो ये प्रोग्राम्ड क्यों बोल रहे हैं, क्यों चीज प्रोग्राम्ड है, इसलिए प्रोग्राम्ड है क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सेल्स हो, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के, कोई भी हो, मसल्स के हो, कार्डियक के हो, ब्रेन के हो, ऑर्गन के हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे से लिंकेज में है और फॉर्म करते हैं टिश्यू। अगर कोई भी एक सेल, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल अगर सपोज ये वाला मरेगा तो अपने बगल वाले सेल्स पे अफेक्ट डालेगा, और अगर अफेक्ट डालेगा तो फालतू में ये वाला सेल्स क्या है, उसकी ग्रोथ अल्टर होगी, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो तो हमारे बॉडी के लिए एबनॉर्मल हो गया। यानी हम जो नॉर्मल प्रोसेस करना चाह रहे थे वो बॉडी के लिए हमारी, वो तो हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब गलतियां ना हो, इसलिए जो ये डेथ होती है प्रोग्राम्ड होती है, क्या कि पर्टिकुलर इसी सेल पर असर होना चाहिए। भले ये बगल वाले सेल से अटैच है लेकिन इसका कोई भी असर बगल वाले सेल पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके जो डेथ के प्रोसेस रहेंगे, एक एक स्टेप रहेंगे, वो सब वेल डिफरेंशिएट होने चाहिए, इन अ प्रोग्राम्ड मैनर होने चाहिए कि पर्टिकुलर पहले कौन मरेगा, फिर उसके बाद क्या मरेगा, जो भी अभी हम पढ़ेंगे एक एक क्या बिल्कुल लाइन वाइज प्रोग्रेस होती है। एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी सेल में चल रहा है, सब स्टेप वाइज होगा, एकदम वेल प्रोग्राम्ड डेथ होगी। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि वो अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट ना कर पाए। तो वो ही कह रहा है कि एप्टोसिस इज दी एज द नेचुरल है और प्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल अंडर जेनेटिक कंट्रोल। हमने हमने बोल के रखा था कि सेल के अंदर क्या डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जो हमारी सारी प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है। तो वो ही इन सबको कंट्रोल करता है कि सेल डेथ कब करानी है, कैसे करानी है। इसको हम आगे से और अच्छे से समझेंगे। अब इसमें जो एप्टोसिस वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है क्या कि लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। आप पतझड़ का सीजन देखते हो, उसमें क्या होता है कि पेड़ से सारे पत्ते क्या होते हैं, गिर रहे, सारे पत्ते गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम में। लेकिन इससे आप क्या बोलते हो कि पर्टिकुलर पेड़ खत्म हो गया, सारे लीव्स गिर गए, सारे लीव्स गिर गए तो क्या पेड़ खत्म हो गया, क्या नहीं, न्यू प्रोसेस जनरेट होगी। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी होता है कि पर्टिकुलर अगर कोई सेल मर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका फर्क हम पर पड़ रहा है। वो सेल इसलिए मर रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल की एज हो गई। एज क्यों हो गई, क्योंकि उसका जो फंक्शन था या तो वो फंक्शन कंप्लीट हो गया, या तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स थे, जो कुछ भी थे, वो अब फंक्शन नहीं कर पा रहे, यानी उनकी एक लिमिटेशन जो बाउंड्रीज थी वो अब उनके लिए फुलफिल हो चुकी है। यानी उनका टाइम पीरियड हो गया, उनकी जो एजिंग थी वो कंप्लीट हो गई है, अब वो इससे ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनको क्या करना है, हमें उनको खत्म करना है। उनको खत्म करने का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर अगर एक खत्म होगा तो दूसरा उस जगह पर क्या न्यू ग्रोथ वाला सेल जाएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं अगर ये नहीं होगा तो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होगी। आपने दो वर्ड पढ़े हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपने डेफिनेशन पढ़ी है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट आपकी क्या होल लाइफ चलती है, पूरी जिंदगी आप डेवलप होते हो। आपके में जो आपकी कुछ ना कुछ प्रोसेस, आपकी ये प्रोसेस कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। तो ये कैसे चलती हैं पर्टिकुलर, कि सेल्स बन रहे हैं, सेल मर रहे हैं, बन रहे हैं, और अलग अलग क्या, अलग अलग आपके पर्टिकुलर आपकी सराउंडिंग्स के पे डिपेंड होके बन रहे हैं। बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पर्टिकुलर आरबीसी नॉर्मल हमारे बॉडी में, सपोज मैं आपको 100 बोल रहा हूँ, आपको नॉर्मल सबको पता है सबकी कितनी काउंटिंग होती है, मैं तो अभी आपको एज एन एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अगर हमारी बॉडी में 100 आरबीसी है, क्या हुआ, अभी हम तो है अपने कौन से प्लेट्यू एरिया पे है, मालूम सपोज हम दिल्ली वगैरह में हैं, और वहीं हम अगर कोई हिल स्टेशन चले,
हम पर्टिकुलर कोई हिल स्टेशन चले जाएं, अगर हम हिल स्टेशन 1-2 वीक के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल है वो प्लेट्यू एरिया से कम होता है, यानी वहां आपको कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो आपकी बॉडी को तो ऑक्सीजन की नीड है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी उधर तुरंत क्या अपने आप को अडेप्ट करती है, क्या करती है कि अपने आरबीसी के साइज को बढ़ा लेती है। उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर आरबीसी के साइज को बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, मैंने आपको बताया भी था कि आरबीसी पे अटैच है हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी आरबीसी का साइज बढ़ेगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन का साइज बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन का साइज बढ़ेगा इसका मतलब है कि वो मोर ऑक्सीजन को अटैच कर पाएगा। यानी जो आरबीसी पहले 4 मॉलिक्यूल को, अब वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगी। ये तो प्रोसेस कब हुई, ये प्रोसेस हुई विद इन अ मंथ्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं है, अगर हर टाइम आरबीसी आपकी एक बड़े पर्टिकुलर साइज में बढ़ी ही रहेगी, तो वो तो बॉडी के लिए आपके लिए एबनॉर्मल हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी ना। क्यों, क्यों आरबीसी का साइज बढ़ेगा, तो उस टाइम के लिए तो ठीक है कि बॉडी को अपने आप को कंपनसेट करना है, लेकिन पूरे टाइम के लिए तो बढ़ा के नहीं रख सकते ना। लेकिन आप अगर आप बात 6-7 महीने से ज्यादा रह गए, तो फिर क्या करेगी, फिर बॉडी अपने आप को क्या करेगी, अपने जो सेल्स थे उनको नॉर्मल साइज पे लेके आएगी, और फिर वो क्या करेगी, फिर वो साइज ना बढ़ा के काउंटिंग बढ़ाएगी, यानी काउंटिंग इंक्रीज करेगी। वो आरबीसी के पर्टिकुलर सेल्स जो साइज में थे नॉर्मल, उनको वहां पर लाकर वो काउंटिंग इंक्रीज कर देगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर देगी, ना कि आप साइज इंक्रीज करेगी। इसलिए आप जो भी हिल स्टेशन पे लोग रहते हैं, उनके उनके आरबीसी की काउंटिंग देखेंगे और हमारी आरबीसी काउंटिंग देखेंगे, तो उनकी आरबीसी हमसे काफी ज्यादा मिलती है। अगर अभी हमारे नॉर्मल रेंज हम आरबीसी काउंट करें, अगर हमारी आरबीसी काउंट करें, अगर वो एक रेंज से बियॉन्ड आ गई, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल प्रोसेस चल रही है, जिसकी वजह से क्या आरबीसी ज्यादा बन रही है। अब वहीं अगर हम उसकी रिपोर्ट देखते हैं और उसमें आरबीसी की काउंट क्या है, ज्यादा आ रही है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि पक्का इसके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। नहीं होगा तो हम तो सीधे यही बोल देंगे, अरे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चल रही है, क्या पता कैंसर ना हो रहा हो, इसलिए आरबीसी का नंबर इतना बढ़ गया है। तो पहले हमें ये भी पता करना है कि जो बंदा है वो पर्टिकुलर किस जगह का है, क्या पता वो कोई हिल स्टेशन का बंदा है, अभी प्लेट्यू एरिया पर रहने आया है और वो बीमार हो गया, आपने सीबीसी करने को बोला और आपने उसकी सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी, और आपने बोल दिया ये तो नहीं आरबीसी इंक्रीज है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। इसलिए हिस्ट्री टेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी चीज को डायग्नोस करोगे या रिपोर्ट्स देखोगे, तो पर्टिकुलर हर चीज को आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप उसमें कोई भी चीज कम या ज्यादा देख रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एब नॉर्मल ही है। आपके लिए जो एब नॉर्मल है, क्या पता वो उस बंदे के लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें लिखा है, और इसका मतलब होता है सेल सुसाइड, यानी सेल खुद को मारता है। और ये बॉडी के लिए बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। क्यों, क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट तो आपको हमेशा होना है, आप हमेशा विकसित होते रहोगे ना कुछ माइंड के मैनर पे, किसी ना किसी मैनर पे आप अपने आप को चेंज करते ही रहते हो। डेवलप तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये डेवलपमेंट के लिए ये फिनोमेना हमेशा चलता रहता है। इसी तरीके से अब जो सेकेंड वर्ड है नेक्रोसिस, वो नेक्रोसिस क्या, वो नेक्रोस की देखो, अब एक चीज उसमें बहुत प्यारी लिखी है। जब आप सेकेंड ईयर अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे अगर आप सेकेंड ईयर में आओगे, तो वहां पर आप पढ़ोगे पैथोलॉजी के अंदर पहला ही चैप्टर पढ़ोगे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि अगर जब जब भी आपको चोट लगती है, जब भी आपको चोट लगती है, आप देखते हो आपको 5 साइन नजर आते हैं। क्या साइन नजर आते हैं, पहला साइन नजर आता है कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होता है। दूसरा साइन आपको नजर आता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या रेडनेस हो जाती है। तीसरा साइन नजर आता है कि वहां पर क्या आपको गरम गरम फील होता है, यानी हीटिंग होती है। चौथा साइन आपको क्या नजर आता है कि वहां पर इरिटेबिलिटी होती है। जस्ट सेकंड, चौथा साइन वहां पर क्या है, पर्टिकुलर उसको इरिटेबिलिटी होगी, उसको क्या होती है, इचिंग वगैरह होती है, कुछ भी, वो सब क्यों होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो पर्टिकुलर उस जगह के फंक्शन थे वो लूज हो गए। और आखिरी होता है उस जगह पे आप देखते हो कि आपको स्वेलिंग नजर आती है। तो ये जो पांचों पॉइंट है, ये किसके पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं इन्फ्लामेशन के। यानी अगर हमें कोई चोट लगती है, कुछ भी लगता है, तो ये, अब चोट लगने में होता क्या है कि पर्टिकुलर ये आपकी स्किन है, सपोज आप यहाँ पर गिरे, ये स्किन आपकी ब्रेक हुई, यानी यहाँ पर कुछ सेल्स थे, वो सेल क्या हो गए, मर गए। अब उन्होंने क्या करा, अब वो वहां पर आपको दिखेगी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्यों दिखी, वो इसीलिए दिखी क्योंकि वो सेल की जो डेथ थी वो थी एबनॉर्मल।
और एबनॉर्मल होने की वजह से जब वो सेल मरते हैं ना, तो अपने बगल वाले सेल्स को भी क्या अफेक्ट करके चले जाते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्रोसिस में, लेकिन वो अपने बगल वाले सेल को अफेक्ट करके चले जाते हैं। इस वजह से इन्फ्लामेशन होती है। तो अब आप ये बात बिल्कुल याद रखना कि जो नॉर्मल प्रोसेस है एप्टोसिस, यहाँ आपको इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अपने बगल वाले सेल्स में कोई भी अफेक्ट नहीं करते, उनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। ये जो भी चेंजेस करते हैं वो खुद में ही करते हैं, अपने बगल वाले सेल्स को बिल्कुल भी अपने कोई भी अफेक्ट नहीं करते। अगर बगल वाले सेल्स को अफेक्ट कर देंगे तो वो एबनॉर्मल है, और वो आपको नजर आएगी कब? नेक्रोसिस में, जब एबनॉर्मल डेथ हो। ठीक है, तो इट कॉन्ट्रास्ट टू नेक्रोसिस, वही आपसे कह रहे हैं कि नेक्रोसिस में आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नजर आएंगी, मगर एप्टोसिस में आपको कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नजर नहीं आएंगी। अगर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नजर आती तो पर डे कितने सेल्स मर रहे हैं, करोड़ों सेल मर रहे हैं, तो हम तो इसी में हमें पेन वगैरह ये सब होता रहता। ठीक है, क्या काम था? एप्टोसिस क्यों हो रही है, मैं स्टार्टिंग से, अब मैंने जो अभी तक जितना था सब आपको बताता चला गया, आगे वही लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। क्या फंक्शन है? मेन काम वही है कि हमें दो चीजें, कि एक तो मैंने बताया था वो जो अनवांटेड सेल्स हैं, यानी वो अनवांटेड कब हो सकते हैं? या तो उनका काम खत्म हो गया, जो पर्टिकुलर काम करने आए थे, या तो उनके अंदर जो फंक्शन करने की एबिलिटी थी वो लूज हो गई। अब वो लूज क्यों हो गई? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई स्ट्रेस हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया पर्टिकुलर सेल का, या उसकी एज हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो क्या हो गया, तो फिर वहां पर प्रोसेस स्टार्ट होगी एप्टोसिस। मेन थ्री फंक्शन है, क्या तीन फंक्शन है जो एप्टोसिस करवा, जिसके से एप्टोसिस होनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा फंक्शन आप याद रखिए, आपकी बॉडी में 10⁻13 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 10⁻13 सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें कि पर डे 10 मिलियन सेल्स मरते हैं, मरते हैं। और 10 मिलियन सेल्स मरने का मतलब है कि 10 मिलियन सेल्स पर डे बनते भी हैं। इसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। आप जानते हो होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है? मेंटेन करना, किसी भी चीज को मेंटेन करना। अगर आपके बॉडी में सेल डेथ हो, अगर सेल डेथ हो गई, पर डे 10 मिलियन सेल्स मर रहे हैं, 10 मिलियन सेल्स कितने हो गए, यानी नियर 1 करोड़ सेल्स। अगर इतने पर डे सेल्स मर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में सेल की क्वांटिटी तो होती जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने सेल मरते हैं उतने ही सेल बनते भी जाते हैं, और ये आपकी होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। यानी एप्टोसिस आपकी क्या, वो बॉडी की होमोस्टेसिस को भी मेंटेन करके रखती है, यानी प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल्यूलर होमोस्टेसिस। और यही लिखा है कि 10 मिलियन सेल्स है जो पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पर डे प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उतनी ही सेल्स ऑफ नंबर पर डे मर रहे हैं, यानी उतनी ही एप्टोसिस हो रही है। एक ही चीज है, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेल्स हैं जो आपको पता है कि आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आया, वायरस आया, जो पर्टिकुलर उन्होंने सेल्स को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। अगर वो इन्फेक्टेड सेल्स आपकी बॉडी में अगर पड़ा रहता, तो आपको और डैमेज करता। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि बॉडी की जो हमारे सेल्स हैं, वो सेल खुद ही समझ जाता है कि हमारे सेल में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, क्यों, कुछ ना कुछ बाहर से आ रहा है एबनॉर्मलिटी। तो सेल क्या करता है, इंट्रासेलुलर, मैंने बोला ना, कोई भी चीज अगर सेल अपने आप को अंदर से खत्म करे तो आप उसको एप्टोसिस बोलेंगे, और सेल को अगर कोई बाहर से आके खत्म कर दे तो आप उसको नेक्रोसिस बोलेंगे। इसमें भले टॉक्सिन बाहर से आया, लेकिन सेल क्या करता है, खुद को खत्म कर लेता है। किस लिए? वो जानता है कि अगर ये टॉक्सिन अभी मुझ पे इफेक्ट दिखाएगा और कुछ ना कुछ एबनॉर्मल करेगा, और अगर मेरे अंदर एबनॉर्मल हुआ तो मेरे जो अगल बगल के सेल्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो वो अफेक्ट, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि अपने आप को मार लो। तो यही लिखा है कि यूजफुल रिमूवल ऑफ अ सेल दैट इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। क्योंकि पहले तो सेल यही कोशिश करेगा कि वो अपने आप को ठीक कर सके, उसे लगता है कि नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, इससे अच्छा है मैं खुद को मार लूं कि मेरे अगल बगल के नाम है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, डेवलपमेंटल, जो मैं तब से आपको समझाते आ रहा हूँ कि हमारे बॉडी के लिए सेल्स मरते जाते हैं और बनते जाते हैं। ये माइक म्यूट कर देना लोग ना, ठीक है। अब इसमें बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल भी दे के रखे हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी भी दोबारा नहीं बनते, लेकिन हमारे बॉडी में इतने न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं कि नियर अबाउट 50% न्यूरॉन्स
हमारी लाइफ लॉन्ग में खत्म हो जाते हैं। हमारी लाइफ लॉन्ग जो हमारी लाइफ स्पेन चलती है उसमें 50% न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं। वो खत्म कैसे होते हैं नॉर्मली? क्योंकि जब साइनेप्स बनाना होता है, कोई भी पर्टिकुलर एफरेंट एफरेंट नवाई जो कोई भी प्रोसेस लेके आई वो उसके साथ आपको पता है जुड़ती है, वो उस न्यूरॉन को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देगी, फिर वो साइनेप्स बनाएगी। ये सारी प्रोसेस होती हैं। अभी जब मस्कुल से जब एनएमजे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी प्रोसेस हैं। तो उसी तरीके से इन साइनेप्स के बनने के टाइम पे नियर अबाउट आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग में 50% न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन बनते नहीं है। ये बात याद रखना। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सही बात है, लेकिन और 50% जो है वो क्या रिमूव मर जाते हैं। कैसे? एप्टोसिस से, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स, लेकिन वो दोबारा जर्मिनेट नहीं होते। बाकी और पर्टिकुलर कौन से भी सेल होंगे वो दोबारा बनेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या, कि जब भी आप एम्ब्रियो स्टेज पे होते हो, जो अभी आपकी फिंगर्स हैं या जो भी आपके टोज वगैरह ये सब है, जितनी फिंगर्स होती है ना फेरेंज, सब आपस में चिपकी हुई होती है। आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखेंगे तो सब ये चिपकी रहती है, लेकिन अभी आपकी सारी फिंगर्स क्या है, बिल्कुल दूर दूर है। तो ये किसकी वजह से? ये एप्टोसिस की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कनेक्टिविटी थी जिस सेल्स की, उन पर्टिकुलर सेल्स को मार दिया गया। उन पर्टिकुलर सेल्स को बोला कि तुम मर जाओ, तुम्हारा काम हो गया खत्म, एम्ब्रियो तक ही तुम्हारा काम था। अब ये पर्टिकुलर सेल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनके बीच में जो स्किन बनी होती है जिन सेल से, वो स्किन हट जाती है, और ये आपकी फिंगर्स है वो अलग अलग हो जाती हैं। तो कितना बड़ा पॉइंट है, यानी जिन लोगों की फिंगर्स आप देखते हो अटैच रहती है, चिपकी रह जाती है, वो क्यों रह गई? क्योंकि उनके बीच में जो सेल्स थे वो उन्होंने एप्टोसिस नहीं दिखाया, यानी उनके बीच में जो सेल्स थे वो नॉर्मल नहीं मरे, उनकी डेथ नहीं हुई। तो एप्टोसिस होना भी कितना जरूरी है। तो यही लिखा है कि टिश्यू ऑफ वेव्स बिटवीन फिंगर एंड टोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज इन फीटस। ठीक है, रिमूव ऑफ टिश्यूज जो पर्टिकुलर फिंगर और टोज के बीच में होते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट और लिखा है क्या, कि जब सेक्स डिफरेंशिएट के टाइम पे जब फीटस में मेल या फीमेल ये सब चीजें होनी होती हैं, तो ये पर्टिकुलर कैसे डिसाइड होता है कि इसको मेल में लेके जाना है, इसको फीमेल में लेके जाना है? ये सब होता है एप्टोसिस से, कि पर्टिकुलर सेल्स कोई मेल्स के लिए हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो जो आते हैं सेल्स वो कॉमन आते हैं दोनों के लिए, दोनों आते हैं। जब अगर मेल बनना है तो फीमेल वाले सेल्स एप्टोसिस में चले जाएंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे, तब वो मेल में कन्वर्ट होगा। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेक्स डिफरेंशिएट सेल्स हैं वो अपने आप को मेल वाले जर्मिनेट कर देंगे, फीमेल वाले चले जाएंगे। अगर फीमेल डेवलप होगी तो फीमेल वाले जर्मिनेट करेंगे, मेल वाले चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये भी प्रोसेस, यहाँ पे ये भी समझ आ रहा है कि अगर नॉर्मल एप्टोसिस यहाँ नहीं हुई और दोनों सेल प्रेजेंट हो गए, तो फिर क्या वो थर्ड सेक्स को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी जो थर्ड सेक्स बनने का जो एक नॉर्मल है, वो ये रीजन एप्टोसिस भी रीजन हो सकता है। अब हमें समझ रहे ना कि कितने बड़े बड़े काम कराता है। चौथा काम क्या कराता है, बहुत बड़ा। अगर जितने भी हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल सबकी सब क्या स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टिविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये कनेक्टिविटी स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन आगे चल के इन कनेक्टिविटी को क्या करना है, अब तोड़ के पर्टिकुलर टिश्यूज को अपनी अपनी जगह पे जाना है। सबको अपनी अपनी जगह पे जाना है, सबको अपने अपने ग्लैंड्स बनाने हैं, सबको करना है, सबको अपने अपने टिश्यू को अपना अपना फॉर्मेशन करना है। अगर पर्टिकुलर उनके बीच के सेल्स एप्टोसिस नहीं दिखाते, तो पर्टिकुलर इतने टिश्यू कैसे अलग होते, यानी इतने सेल्स अलग कैसे होते, कैसे वो जाकर अपना काम करते बॉडी में जाके, कैसे वो अपना फंक्शन करते, कैसे वो अपना स्ट्रक्चर बनाते। क्योंकि बॉडी में तो ऑल टाइम ऐसा तो है नहीं है कि सारे स्ट्रक्चर बन के आ गए। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फिर ग्रोथ पीरियड में आपके स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। कैसे बनते हैं? उसी तरीके से बनते हैं क्या, कि वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट तो है, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप डिफ्रेंशिएट वर्ड आपने सुना है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को, कि उनका काम ये, आप ये करो, अपना काम करो। तो स्टार्टिंग में तो वो जुड़े हुए हैं ना, तो वो टूटे कैसे? कि उनके बीच में जो सेल्स लिंकेज बना के रखे थे उन्होंने एप्टोसिस दिखाई। अगर वो एप्टोसिस नहीं होती तो ये भी नहीं हो पाती। ठीक है। और ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट गर्ल्स के लिए, जो आप देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज चलता है, आपको पता है एंडोमेट्रियम हर मंथ विद इन 28 डेज, 28 डेज का क्या होती है, शेड होती है, शेड होती है। तो अगर ये शेड होती है, वो जो क्या है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, शेडिंग होना। एंडोमेट्रियम क्या हुआ कि आपका क्या स्पर्म नहीं आया, स्पर्म आके ओवम से नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है, जो
जो फर्टिलाइज एग था उसको यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आके, लाइनिंग में आके क्या अटैच होना था, यानी वो प्रोसेस नहीं हुई। वो प्रोसेस नहीं हुई तो बॉडी ने अपनी एंडोमेट्रियम तैयार करके रखी थी। आपको पता है मेंस्ट्रुएशन जो आपके में हर बार मेंस्ट्रुएशन होती है वो एबनॉर्मल होती है। अब मैं इतना ये एबनॉर्मल वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी बॉडी हर महीने जो एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार करती है वो किसके लिए करती है, वो अपने काम के लिए करती है कि यहाँ पर क्या होगा, जो मेल और फीमेल ओवम फर्टिलाइज होकर यहाँ पर आकर अटैच होंगे, और फिर उसको वो क्या ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, उसको रहने के लिए जगह देगा, और यहाँ पर वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। यानी वो तो प्रेगनेंसी का इनिशिएट कराने के लिए, वो है क्या, प्रेगनेंसी को इनिशिएट कर, उसको जो प्रेगनेंसी होगी उसको बना के रखने के लिए हर महीने बनती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब उसे शेड होना पड़ता है। तो यानी हम क्या बोल रहे हैं, तब मैं वैसे उसको एबनॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि बॉडी एंडोमेट्रियम को किसी और पर्पस के लिए बनाती है, लेकिन जब वो पर्पस क्या नहीं होता, फुलफिल नहीं होता, तब बॉडी अपने यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको शेड आउट करती है, और वही क्या मेंसेस के थ्रू बाहर आती है। तो ये जो शेड आउट होती है वो किस प्रोसेस में होती है, एप्टोसिस की वजह से। वो सेल्स खुद को मारते हैं, खुद की सुसाइड करके बाहर आते हैं, उनको कोई बाहर से आके स्ट्रक्चर नहीं मारता, वो खुद को मारते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये टाइम पीरियड हो गया, यानी जो उनका ओव्यूलेशन फेज था वो निकल गया, ओव्यूलेशन फेज निकल गया। अब कौन सा आएगा इसके बाद, ग्रेफियन फॉलिकुलर फेज। तो वो देख लेंगे कि यहाँ वाला हो गया, तो अब इनको फिर क्या होना है, बाद में शेड होना है। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम का सबसे बड़ा, और आखिरी का है एप्टोसिस। क्या, ऑटो इम्यून डिसीजेस आपको क्या होती हैं, आपको पता है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हो कि जो आपके टी लिम्फोसाइट्स है यानी टी सेल्स हैं, ये आपके क्या है, जितने भी WBC वगैरह ये सब आपकी इम्यूनिटी को बना के रखते हैं, और यही इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप उसको ऑटो इम्यून बोलते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि आपके बॉडी में अभी तक जो पर्टिकुलर सेल्स है वो चेंज नहीं हुए इसलिए आपको ऑटो इम्यून नहीं हुई, ऐसा